उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा में आयोजित विजन इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने मंत्री भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई विभाग मिलने पर तंज कसते हुए कहा कि इतने बड़े नेता थे, उन्होंने कौन सा विभाग मिला, सूक्ष्म, वह भी तब जब उसमें कोई बजट नहीं है। इसके बाद अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, जो मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चलाना जानते वो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या समझेंगे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि 2017 से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था और अपने संबोधन के दौरान राज्य सरकार की नीतियों तथा तकनीक से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने योगी सरकार के कई मुद्दों पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कौन कौन से मुद्दे उठाए। कि बहुत सारे प्रतिष्ठित सम्मानित लोग और आगरा के कारोबार और आगरा के बढ़ाने के लिए लगातार अपने जीवन भर प्रयास करने वाले लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं सबका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आगरा से पहले इंडिया विजन का कार्यक्रम हम लोग गाजियाबाद में कर रहे थे और गाजियाबाद में जब हम लोगों ने उस कार्यक्रम को करने का फैसला लिया था तो हमारे देश की जो बुनियादी चीज है किसान और खेती, उस पर हम लोगों का इंडिया विजन कार्यक्रम था। और हम लोगों ने वहां कहा कि जब खेत मुस्कुराएगा तब देश मुस्कुराएगा, जब खेत मुस्कुराएगा तो देश मुस्कुराएगा और वहीं से हमारी छोटे कारोबार और छोटे उद्योग की चक्की चालू हो जाएगी। हमारी अर्थव्यवस्था की शुरुआत तो वहीं से होती है। आज जब हम लोग आगरा में बैठे हैं विजन इंडिया के कार्यक्रम में, आगरा पूरा देश और दुनिया जानता है, आगरा की एक अपनी पहचान है और आगरा का महत्व दुनिया में है। इसलिए आज दूसरे कार्यक्रम में जब इंडिया विजन का हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है तो हमारे छोटे कारोबार क्यों हो रहा है बर्बाद, इसको लेकर के आपसे बातचीत करने, आपके सुझाव लेने में आया हूं। और मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे सुझाव और ऐसे आपकी तरफ से सलाह आएगी जो हम लोग आने वाले समय में अमल करेंगे और न केवल आगरा बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास में हम लोग जुड़ने का काम करेंगे। छोटे कारोबार पर बड़ी बात करने के लिए आए हुए मैं सभी लोगों का, एक एक कारोबारी का, एक एक उद्योग से जुड़े हुए लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि नियो इंडिया, अगर हम भारत को नए रूप में देखना चाहते हैं, नियो इंडिया की अगर हम परिकल्पना कर रहे हैं, तो आज हम विजन इंडिया के समिट में इसी टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं कि हमारा छोटा कारोबार क्यों हो रहा है बर्बाद। क्योंकि जब तक कारोबारी हमारा संपन्न नहीं होगा तब तक हम खुशहाली का रास्ता अपना नहीं सकते हैं। इसलिए हमें बड़ी सोच से छोटे कारोबार की भी बात करनी है, छोटे कारोबार करने वालों की भी बात करनी है। इसलिए विजन इंडिया समिट में आप लोगों से हम लोग सलाह और मशवरा भी लेने आए हैं। हमारा मानना है कि छोटे कारोबारी की समस्या, उनकी दिक्कतें, उनकी चुनौतियां, उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक हम उनकी परेशानियों को सुलझाने के लिए उनको क्लासिफाइड न करें, जब तक हम उनकी समस्याओं को, उनकी परेशानियों को, उनके कारोबार के बारे में क्लासिफाइड न करें, तब तक शायद हम उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपने समाजवादी सरकार में काम होते हुए भी देखे होंगे, क्योंकि आगरा के आसपास के उद्यमी, प्रोफेशनल, बुद्धिजीवी, उन सबको पीडीए और इंडिया विजन के माध्यम से हम लोग जोड़ना चाहते हैं।
ये पीडीएस संवाद भी है, प्रोग्रेसिव संवाद है, उससे जोड़ करके हम लोग बात करना चाहते हैं। जो 2012 से 2017 में काम हुआ है वो तो किसी से छिपा नहीं है। और अगर मैं एक एक काम याद दिलाऊं तो शायद आप इतना भरोसा करेंगे कि शायद इतना काम पहले आगरा और आसपास कभी नहीं हुआ था जितना उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में गति दी गई थी। और खासकर आगरा के विकास और आगरा से जुड़े हुए विकास को लेकर के हमारे बहुत सारे कारोबारी, उद्योगपति या आगरा के रहने वाले लोग वो जानते होंगे कि लखनऊ पहुंचने के लिए कितना समय लगता था। और जिस समय हम लोगों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का सपना देखा था कि आगरा और लखनऊ को जोड़ दें, तो उस समय समाजवादी सरकार में हमें बैंक भी नहीं सपोर्ट कर रहे थे। बैंकों को भी वो बड़े प्रोजेक्ट उठाने के लिए भी सोचना पड़ता था। उस समय बजट से पहली बार अगर कोई एक्सप्रेसवे बना था, स्टेट का अपना एसेट क्रिएट हुआ था, तो वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे था, जो हम लोगों ने रिकॉर्ड टाइम में बनाया था। जमीनें एक्वायर भी करने में बहुत सारी दिक्कतें होती थी। जो इससे पूर्व में एक्सप्रेसवे बना था उसमें भी समाजवादियों का बहुत बड़ा योगदान था और उसका उद्घाटन करने का सौभाग्य भी हम लोगों को मिला था। जो नोएडा से आगरा को जोड़ता था, उसको बनने में, उसके तमाम चीजों में बहुत समय लगा था, लेकिन अपने आप में एक उदाहरण पेश किया कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस भी बनाया जा सकता है, जिससे आगरा को हम लोगों ने लखनऊ के करीब लाने का काम किया। यही जो मेट्रो के वजह से और मेट्रो के काम तेजी न होने की वजह से मैं देख रहा हूं कल आगरा का पूरा मैंने एक चक्कर लगाया, सिकंदरा से लेकर के इधर तक मैं आपके जिस मंदिर में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं यहां तक मैं आया था। मेट्रो के काम चल रहा है। अगर मेट्रो की कोई देन है इस शहर को, तो समाजवादी सरकार ने बिना आगरा के लोगों के मांगे अगर मेट्रो देने का काम किया तो समाजवादी सरकार ने दिया। और हम लोगों की कोशिश थी कि रिकॉर्ड टाइम में काम पूरा हो जाए। ये आगरा इनर रिंग रोड जो थी, इसको भी क्योंकि एक्सप्रेसवे बन जाए और एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद अगर दोनों एक्सप्रेसवे न जुड़े और उसको जोड़ने के लिए जो पहले व्यवस्था थी, उस व्यवस्था से शायद समय बहुत लगता, वो हाईवे भी या इनर रिंग रोड की कॉस्टली होती। तो उस समय सरकार ने फैसला लिया और सरकार ने अपने बजट से उसको भी पूरा किया और उसकी वजह से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, नोएडा दिल्ली और आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ने का काम भी समाजवादी सरकार में हुआ। क्योंकि ताजमहल हमारी ऐतिहासिक और कई बार ताजमहल और ताजमहल से जुड़े हुए कारोबार से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। केवल कारोबार नहीं जुड़ा है, उनके परिवार जुड़े हैं। अगर उसके विकास को भी हम लोगों ने काम किया और एक कोशिश की थी कि आगरा भारत, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत की संस्कृति को, यहाँ के आर्किटेक्चर को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के तमाम परंपराओं को अगर एक जगह लाने का प्रयास हो सके तो वो म्यूजियम बनाने का काम किया था। वो केवल मुगल म्यूजियम नहीं था, वो आगरा और हमारे इतिहास का म्यूजियम था। मुझे खुशी है इस बात की, नाम जरूर बदला है, लेकिन नाम बदलते समय मैंने याद दिलाया था कि जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से हुआ है, वहीं उनकी मां को हम लोग नहीं भूलेंगे। उनकी मां का भी योगदान बहुत बड़ा था। इसलिए अगर वो जुड़ा हुआ है तो मां जीजाबाई का भी यहाँ पर बहुत बड़ी सोने की प्रतिमा लगाने का काम करेंगे। उस समय सोना सस्ता था, अब सोना बहुत महंगा हो गया। सरकार को भी थोड़ा उसमें बहुत कुछ बजट लगाना पड़ेगा। यही नहीं बल्कि इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाने का काम हुआ। बटेश्वर को लेकर के बहुत सारे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस स्थान पर पहुंचते थे, उनके घाटों का
रिनोवेशन, घाटों का पुनर्निर्माण अगर किसी ने किया तो समाजवादी सरकार ने किया। बल्कि वहां का कई सौ साल पुराना मेला जो लगा करता था किसी जमाने से, उस मेले की सुंदरता और उस मेले को बढ़ाने के लिए भी सरकार की तरफ से काम हुआ था। क्योंकि आगरा की बात करें हम और इटावा की बात न करें, आगरा के लिए ही और आगरा के टूरिस्टों के लिए ही समाजवादी सरकार ने पहली बार लायन सफारी बनाने का काम इटावा में किया। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत से एक्सपर्ट, बहुत से साइंटिस्ट, बहुत से लाइन से जुड़े हुए जो लोग उस काम को अच्छी तरह समझते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे होंगे। अगर हमें सैन डिएगो से भी उनसे संपर्क कर करके अपनी लायंस सफारी के लायंस को बचाने के लिए काम करना पड़ा होगा, तो हम लोगों ने सैन डिएगो तक से अमेरिका तक से उत्तर प्रदेश और इटावा को जोड़ करके उस लायंस सफारी को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और मुझे खुशी इस बात की कि यूपी में पहली बार लायंस का ब्रीडिंग सेंटर बना। न केवल लायंस का ब्रीडिंग सेंटर बना बल्कि एनिमल सफारी भी बनी, जो 3000 एकड़ में बनकर के तैयार हो गई है। जब भी खुलती है, जब भी मौसम अच्छा होता है, बड़े पैमाने पर लोग वहां पर जाते हैं। लाल किले में लाइट एंड साउंड का काम हुआ है, हेरिटेज वॉक बनाया। और अब इधर मैं देखता हूं कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, उसकी वजह से लोग साइकिल पे चल रहे हैं। देश का पहला साइकिल हाईवे, देश का पहला साइकिल के लिए सुरक्षित हाईवे अगर किसी ने बनाया था तो समाजवादी सरकार में बना था। वो इटावा से आगरा को जोड़ने का काम हुआ था, जो कि लगभग 200 किलोमीटर का है। एक ऐतिहासिक काम हुआ था, वो आज भी उसी तरीके से चल रहा है। हमारा जहां ये काम हम लोगों ने किए हैं, वहीं मैं आपको ये भी भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उद्योगों को विकसित करने के लिए और पर्यटक शहर बनाने के लिए आपके जो भी सुझाव आएंगे, उन सुझावों में आने वाले समय में हम लोग अमल करने का काम करेंगे। मुझे याद है कि इन्वेस्टमेंट के लिए यहां पर 2013 में समाजवादी सरकार में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। और वही इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जो आज उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत बदलाव कर करके वही इंडस्ट्रियल पॉलिसी चल रही। उसी के तहत आज भी बड़े पैमाने पर लोग जुड़ना चाहते हैं। इसी तरह आगरा में कई बार परमिशंस को लेकर के और पर्यावरण की दृष्टि को लेकर के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मुझे याद है कि लखनऊ में जिस समय आईटी सिटी एचसीएल के उनसे बातचीत मेरी चल रही थी, उस समय कोई सपना नहीं सोच सकता था कि लखनऊ में भी आईटी सिटी बन सकती है। उस समय शिव नाडर जी एचसीएल के, उनके जो सुझाव थे, उन सुझावों को हम लोगों ने माना और रिकॉर्ड टाइम में उन्हें 100 एकड़ जमीन दी। और उसका परिणाम यह हुआ कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बाद सबसे अच्छी अगर एचसीएल की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनी है तो वो आईटी सिटी लखनऊ में बनकर के तैयार हुई है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आगरा में भी नॉन पॉलिटिंग जो इंडस्ट्रीज में शामिल होता है, वैसे तो बहुत से साथियों ने भरोसा दिलाया है, लेकिन समाजवादी लोग आपको भरोसा दिलाते हैं कि आगरा में आईटी सिटी बनाने का काम करेंगे और चाहे जो भी सहूलियत देनी पड़े हम लोग देने का काम करेंगे। हालांकि लखनऊ में देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट बना है। जो लोग रिवर फ्रंट देखे होंगे दोनों स्टेट का, एक जो सबसे पहले बनाने का दावा करते हैं उनका रिवर फ्रंट और समाजवादी सरकार में बना हुआ रिवर फ्रंट, अगर आज भी देश में 10 साल के अंदर जब उसको किसी ने नहीं छुआ, जांच की वजह से रोक दिया, उसके बावजूद भी सबसे सुंदर रिवर फ्रंट अगर कहीं है तो रिवर फ्रंट लखनऊ में है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो इतिहास के पन्ने पलटते होंगे जानते होंगे, दुनिया का सबसे पहला रिवर फ्रंट सिटी अगर कोई था तो वो आगरा था। तो यहां भी रिवर फ्रंट बनाने के लिए और ऐसा रिवर फ्रंट जिसमें पर्यावरण को या जो नियम कानून आते हैं एनजीटी के, उनसे सलाह मशवरा कर करके जब ताजमहल बन सकता है, इतना दुनिया का अजूबा हो सकता है,
तो हमारा रिवर फ्रंट भी आगरा के लिए सबसे बेहतर होगा। दुनिया के लोग आए तो देखें कि हाँ, आगरा में भी रिवर फ्रंट इतना सुंदर बन सकता है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले खबर हम लोगों ने चैनल, यूट्यूब और उनके माध्यम से देखी थी कि थोड़ा सा पानी बरसा, कई फीट का गड्ढा हो गया, गाड़ियां उसमें फंस गईं। न केवल वो, बल्कि ये शहर स्मार्ट सिटी में भी आता है। लेकिन जिस तरीके का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए था, जो गंदगी हट जानी चाहिए थी, दुनिया के दूसरे देश हम लोग देखते हैं कहीं भी गंदगी नहीं दिखाई देती है। जो टूरिस्ट इलाके हैं वहां पर बदबू नहीं आती, नाले नहीं बहते हैं या कचरा नहीं पड़ा रहता है। टूरिस्टों के लिए सुविधाएं देते हुए और अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम लोगों को विशेष पैकेज देकर के वेस्ट टू एनर्जी बनाने के लिए भी अगर करना पड़ेगा और सुविधाएं देनी पड़ेंगी और शहरों को जोड़ना पड़ेगा, तो उस काम को भी हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे कि यहाँ का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा चल सके। ड्रेनेज हमारे शहरों की बड़ी समस्या है। पानी बरसा नहीं कि पानी भर नहीं गया, उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। और आपको भरोसा दिलाते हैं कि 24 घंटे बिजली देने का काम और सस्ती कैसे हो, उस दिशा में भी काम। और जो कारोबार घरों में करते थे, जो छोटे मोटे कुटीर उद्योग चलते थे, जिनसे जीवन यापन परिवारों का होता था, अगर उस दिशा में भी फैसला लेना होगा तो पर्यावरण की दृष्टि से उनको सहूलियत पहुंचाते हुए उन फैसलों को भी लेने का काम करेंगे। और आगरा की मेट्रो तो जो बनी रही है, और तेजी से इसको काम बढ़ाएंगे। और इसके अलोंग अगर हमें कुछ, जिस तरीके से याद है मुझे, कैफेटेरिया डेवलप हो रहे थे, कुछ टूरिस्टों के लिए सुविधाएं डेवलप हो रही थी, उन दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। हमारे शहरों की और खासकर आगरा की बहुत से लोगों का समय सड़क पर ही गुजर जाता है। ट्रैफिक और ट्रैफिक कंजेशन की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है या पर्यावरण के को भी नुकसान हो रहा है, और अभी तक कोई ठोस काम नहीं कर पाए हैं। ठोस काम करके जिससे कि आगरा का ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक चल सके, उस दिशा में काम करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र को, भूमि को एक मुश्त भुगतान विकल्प के साथ फ्री होल्ड बनाया जाएगा। हमारे बहुत सारे उद्योगपति मांग करते हैं समय समय पर कि उनकी जमीन को फ्री होल्ड किया जाए। एमएसएमई नीति लागू कर जाएगी, लघु उद्योग को बढ़ावा देंगे, महिला उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये तमाम फैसले जो हम लोग लेना चाहते हैं, माइक्रो सेक्टर के उत्थान के लिए विशेष प्रकोष्ठ और विशेष उनके लिए छोटे उद्यमियों को सहूलियत देने के लिए काम करेंगे। पारंपरिक एमएसएमई जो क्लस्टर हैं, कारीगर हैं, उनके लिए बाजार स्थापित करेंगे। कारीगरों के 10 लाख दुर्घटना बीमा सुनिश्चित करने का काम करेंगे। कारीगर कल्याण और आय आयोग का गठन किया जाएगा, जिससे कामगारों के परिवारों की आय में सुधार हो सके, क्योंकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उस दिशा में भी काम करेंगे। हमारा बगल का शहर जो फिरोजाबाद है, उस शहर को भी सुविधा देने का काम करेंगे, क्योंकि फिरोजाबाद कांच और उसके कारोबार से बड़े पैमाने पे जुड़ा है। मैं वहां का एमपी भी रहा हूं, नेताजी भी रहे हैं। आज भी वहां की जनता हम लोगों से परिवार की तरह जुड़ी हुई है। इसलिए आगरा के साथ साथ फिरोजाबाद का भी डेवलपमेंट, और अगर हमें फिरोजाबाद में कांच अनुसंधान केंद्र या रिसर्च इंस्टीट्यूट भी, इस तरह के इनोवेशन काम के लिए कोई इंस्टीट्यूट बनानी पड़ेगी, तो भविष्य में कांच के लिए इंस्टीट्यूट बना करके वहां के कामगार और उद्योग को बढ़ावा देने का काम करेंगे। हम लोग कभी भी मथुरा, वृंदावन, बरसाना को नहीं भूल सकते। मुझे याद है जब चंद्रायन मंदिर बनाने का भूमि पूजन हुआ था, उस समय समाजवादी सरकार थी। वहां के जो स्वामी थे, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे सवाल है जिसकी वजह से हम इस मंदिर निर्माण का काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी ये टाउनशिप नहीं बन पा रही है। मुझे याद है सरकार को आउट ऑफ वे जा करके उनके पक्ष में उनके रास्ता निकालने का काम किया, और उसी का परिणाम यह है कि वो मंदिर निर्माण शुरू हुआ। वहां पर बड़े पैमाने पे टाउनशिप डेवलप हो रही है। और यही नहीं, जिस दिन भूमि पूजन के लिए मुझे बुलाया था, कई कारोबारी, कई उस संस्था से जुड़े हुए लोगों ने एक ही दिन
40 करोड़ चंदा देकर के उस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया था। इसलिए मथुरा, वृंदावन और बरसाना ब्रज क्षेत्र को, क्योंकि वहां की हेरिटेज और वहां की परंपराओं को बिना नष्ट किए हुए, वहां के आर्किटेक्चर को बिना खत्म किए हुए और टूरिस्टों के लिए फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर करके उन क्षेत्रों का भी विकास करने का काम करेंगे। फतेहपुर सीकरी की प्राकृतिक झील को, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पर्यावरण को लेकर के या कई शहरों में जब मौका मिला समाजवादियों को नदी को बेहतर करना हो, शहर के अंदर रिवर फ्रंट बनाना हो, बनारस से लेकर के तमाम जगह पर जो रिवर फ्रंट का काम शुरू हुआ था, इसी तरह इस फतेहपुर सीकरी की प्राकृतिक झील को भी दोबारा उसको ठीक करने का काम किया जाएगा। आगरा में हमारे द्वारा बनाए गए गंगा यमुना तहजीब म्यूजियम जो था, मुझे याद है कि जब म्यूजियम बनाने का काम शुरू हुआ था, यूरोप के वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट को हम लोग लेकर के आए थे। आज भी वो यूरोप के सबसे अच्छे आर्किटेक्टों में उनमें नाम गिना जाता है। वो काम जो रुका पड़ा है उसको भी सरकार बनने पर टूरिस्टों की सुविधाएं के लिए और यहाँ के हेरिटेज और कल्चर और ट्रेडिशन को जोड़ते हुए उसको भी बहुत जल्दी काम किया जाएगा, पूरा किया जाएगा, जो 10 साल से रुका पड़ा है। टूरिज्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी इसी क्षेत्र में टूरिज्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने का भी काम होंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार और काम से जोड़ा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर हो, लखनऊ में तो बनाया था एक कन्वेंशन सेंटर, वो शायद देश का सबसे अच्छा कन्वेंशन सेंटर होता, लेकिन उस कन्वेंशन सेंटर को पूरा नहीं किया। 10 साल में वैसा ही का वैसा खड़ा दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में लखनऊ के साथ साथ आगरा में भी एक कन्वेंशन सेंटर हो इंटरनेशनल, जिसमें कि बड़े बड़े आयोजन हो सकें, उस दिशा में हम लोग काम करने का काम करेंगे। इधर युवाओं को लेकर के बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि पेपर लीक है, एग्जामिनेशन में से पहले ही बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं, बड़े पैमाने पे बच्चों के एग्जाम नहीं हुए हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो उस दिशा में हम लोग काम करेंगे, जिससे कि नौजवानों और युवाओं को नौकरी मिल सके और एग्जामिनेशन के पेपर लीक ना हो, वो ठोस कदम उठाने का काम हम लोग करेंगे। और अगर बड़े पैमाने पे नौकरी और रोजगार के अवसर देने पड़ेंगे तो उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं आगरा का कारोबार जूतों से भी जुड़ा हुआ है और बड़े पैमाने पे परिवार जुड़े हुए हैं, लाखों लाख लोग जुड़े हुए हैं। जूता उद्योग एक कुटीर उद्योग के रूप में है और इस कार्य को पूरा परिवार करता है। जूते के अलग अलग पार्ट बनाने के लिए छोटी छोटी मशीनों की जरूरत पड़ती है, जो श्रमिक नहीं ले पाते हैं। कई बार उनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है जो ले पाए। हमारी सरकार बनेगी तो मशीन खरीदने के लिए, क्रय करने के लिए 1 लाख से लेकर के ज्यादा भी अगर पैसा देना पड़ेगा तो हम लोग दे करके उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। आगरा में लेदर डेवलपमेंट बोर्ड शीघ्र बनाने का काम करेंगे। वहीं गंभीर बीमारी में और इलाज के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था तो करेंगे, लेकिन गंभीर बीमारी में 15 लाख तक की सहायता उपलब्ध कराने का काम श्रमिकों को किया जाएगा, जिससे कि उनका भी स्वास्थ्य बेहतर रहे। आगरा का जूता उद्योग के जुड़े श्रमिकों को कोऑपरेटिव बनाई जाएगी, जिससे वे स्वयं श्रमिक की बजाय मालिक हो पाए और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बेचा जा सके, उस दिशा में भी उनकी मदद करने का काम करेंगे। सुना है कि पंचकुइया पर लेदर जूता मंडी की दुकानों को अधिक दाम में होने की वजह से नहीं बिक पा रही हैं। अगर सरकार में आने पर कहीं अगर दूसरा भी बाजार बनाना पड़ा, मुझे याद है लखनऊ में कोई बाजार नहीं बना था और सरकारें बाजार नहीं बनाया करती थी। आज भी देश का शायद सबसे बेहतर प्लासियो मॉल जो आज जाना जाता है, जो लखनऊ में है, वो समाजवादी सरकार में बना था। और मैंने एक एग्जाम्पलरी काम ये किया था कि जब मॉल सरकार नहीं बना रही है
तो उस समय फैसला लेकर के सरकार के बजट से पहली बार कोई एयर कंडीशन और देश का सबसे बेहतर मॉल बनाने का काम किया था, जो समाजवादी सरकार में लखनऊ में बना था। जिन्होंने देखा होगा वो जानते होंगे, शायद सरकारें मॉल नहीं बनाती हैं और ऐसा मॉल प्राइवेट में भी नहीं बना। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, जो सरकार की एसेट थी, हमारी सरकार नहीं बनी, दूसरी सरकार आ गई, उस मॉल को बेच दिया। आज वो प्लेसियो के नाम से वो मॉल जाना जाता है। न केवल वो मॉल, बल्कि जो हमारा लुलु मॉल है, मुझे याद है इसी शहर में यहीं पर इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी। इसी इन्वेस्टमेंट मीट में जितने उद्योगपतियों ने उस समय एमओयू किए थे और एमओयू के साथ साथ उन्होंने जो सुविधाएं मांगी थी, वो सुविधाएं देने का काम हम लोगों ने किया था। उसका परिणाम ये हुआ कि जगह जगह नोएडा, लखनऊ और अन्य शहरों में वो इन्वेस्टमेंट आया। उसी का एक परिणाम ये हुआ कि पहली बार लुलु मॉल अगर कहीं बन करके तैयार हुआ, उन्होंने यूसुफ जी ने 2000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लखनऊ में किया, जो यूपी का शायद सबसे बड़ा मॉल बन करके लुलु मॉल तैयार हुआ है लखनऊ में। मुझे उम्मीद है समाजवादी सरकार बनेगी तो अन्य शहरों में भी इसी तरह इस कारोबार से जुड़े हुए लोगों को भी बढ़ाने का काम करेंगे। फिरोजाबाद में, क्योंकि आपके पड़ोसी जिला है, बीमारी सांस की बड़े पैमाने पर लोगों को हो जाती है। जो श्रमिक हैं, जो काम करते हैं, उनको बीमारी हो जाती है, सिलिकोसिस कर करके बीमारी है जिससे मृत्यु जल्दी हो जाती है। जिनकी उम्र ज्यादा दिखने लगती है, उनके इलाज के लिए और एक बोर्ड और हॉस्पिटल में सुविधाएं देने के लिए हम लोग काम करेंगे, गठन करेंगे उस बोर्ड का, जिससे कि उनको इलाज की सुविधाएं मिल सकें। श्रमिकों को नियमित मेडिकल चेकअप हो, जिसमें उनको काम करते समय मास्क और सेफ्टी और के लिए जो चीजें उपलब्ध हो सकती हैं, मेडिकल बेसिस पे उनको उपलब्ध कराई जाएंगी। मास्क या और सुविधाएं दी जाएंगी। मास्क की चीजें निःशुल्क दे करके उनकी हेल्थ को बेहतर रखा जाए, उस दिशा में काम करेंगे। बीमारी में अगर मृत्यु हो जाएगी तो 10 लाख रुपए की मदद समाजवादी सरकार में किया जाएगा और एक मुश्त उनको 10 लाख की सुरक्षा दी जाएगी। मेडिकल मोबाइल यूनिट की व्यवस्था की जाएगी। एमओयू व्यवस्था तो शुरू ही की थी, लेकिन इसी तरीके से मेडिकल मोबाइल यूनिट की व्यवस्था की जाएगी, जिसके माध्यम से डॉक्टर और इलाज तुरंत पहुंच जाए, जिससे हमारे श्रमिकों की जान बचाई जा सके। इधर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे गरीब परिवार और श्रमिक ये चाहते हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, उनको सुविधाएं मिलें और आज के समय के हिसाब से उनकी पढ़ाई हो। वो चाहते हैं कि अंग्रेजी में भी उनकी पढ़ाई हो, बोर्ड उनका सीबीएसई भी हो। तो मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी सरकार बनने पर बच्चों के लिए आगरा और फिरोजाबाद में सीबीएसई और आईसीएसई मॉडल विद्यालय खोले जाएंगे और आधुनिक शिक्षा निःशुल्क देने का काम किया जाएगा। अंग्रेजी में भी बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा और अच्छी पढ़ाई देने का इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। फिरोजाबाद में श्रमिकों के लिए उच्च स्तरीय ईएसआई अस्पताल बनाने का भी काम करेंगे। आगरा में एक्सपोर्ट बढ़ाने की नियत से लेदर गुड्स एक्सपोर्ट का सेंटर बनाया जाएगा, जहां आधुनिक तकनीक की प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और आधुनिक मशीनें, कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी बना करके हम लोग उनको बढ़ाने का काम करेंगे। अगर डिजाइन को लेकर के या इंडस्ट्री को और सहूलियत देनी पड़ेगी, उस दिशा में भी काम करने का काम करेंगे। फिरोजाबाद में एक आधुनिक ग्लास इंडस्ट्री का डिजाइन सेंटर बनाया जाएगा, जिससे कि फिरोजाबाद को ग्लोबल मार्केट से जोड़ दिया जाए। फिरोजाबाद में जो शैंडलियर्स हैं, होटल लाइटिंग है, डेकोरेटिव लैंप्स हैं एंड फेस्टिवल लाइटिंग का विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने जगह भी चिन्हित कर दी थी। अगर अलग से सहूलियत दे करके हमें बड़े उद्योग और उद्योग चलाने और कारोबार करने वालों की मदद करनी पड़ेगी, तो हम लोग करने का काम करेंगे, जिससे कि फिरोजाबाद के भी हमारे ग्लास इंडस्ट्री जुड़े हुए कारोबारियों की मदद हो सके। फिरोजाबाद के उद्योग को बिजली सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाएं जो चूड़ियां उद्योग से जुड़ी हैं, इन महिलाओं के लिए एक विशेष सामाजिक सुरक्षा मिशन बनाया जाएगा। इसके लिए वर्ष में 40,000 रुपए की पेंशन, स्वास्थ्य और एवं बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करने का भी इंतजाम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। इन महिलाओं को वर्किंग कैपिटल भी देने का काम सरकार से होगा।
हमारा लक्ष्य होगा हर महिला कामगार को महिला उद्यमी के रूप में विकसित किया जाए। हमारा नारा होगा कि हर परिवार में एक उद्यमी अवश्य विकसित किया जाए। इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में आप लोगों के भी सुझाव आएंगे। इन सुझावों को लेकर के हम लोग अमल करेंगे। आप लोगों से जुड़ने का और आप लोगों के सुझाव का यही मकसद है कि जब यूपी खुशहाल होगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे या जो एक्सप्रेसवे बनाने का काम हुआ है, ये केवल यूपी का नहीं था, इसने देश की अर्थव्यवस्था को बदला। और हमें खुशी इस बात की समाजवादियों को कि जो विजन एक्सप्रेसवे बनाने का दिया था वही अमल आज भारत सरकार कर रही है। और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में आज भी समाजवादी सरकार के बनाए हुए एक्सप्रेसवे का मुकाबला दूसरे एक्सप्रेसवे नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से समाजवादी सरकार ने बनाए थे। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि हो छोटा व्यापार या दुकान, सबके चेहरे पर आए मुस्कान, सोने की चिड़िया सा चहके फिर से अपना हिंदुस्तान। और हमें उम्मीद है आपके सहयोग के बिना हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं बन सकता है और अर्थव्यवस्था नहीं बेहतर हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपके सुझाव आएंगे, उन सुझावों को हम लोग अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे जिससे कि सरकार बनने पर हम उनको अमल में ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर मैं सभी आए हुए डेलीगेट्स का अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि बिना आपके ये कार्यक्रम सफल नहीं होता। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट श्री अखिलेश यादव जी। आज विजन इंडिया के प्रोग्राम के में आपकी बातें हिंदुस्तानियत से लेकर के पॉलिसी पर्सपेक्टिव तक पूरे आगरा ने सुनी। मुझे लगता है सिर्फ इससे पहले लोग देखते रहे होंगे तो सिर्फ बुराई की बातें आती रही होंगी किसी की, लेकिन एक आर्टिकुलेट विजन हम आएंगे तो क्या करेंगे उसकी बातें आई हैं आज सामने। मैं चाहूंगा एक बार हम लोग जोरदार तालियां बजा करके धन्यवाद दे दें। और विद योर परमिशन सर, क्वेश्चन आंसर्स हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए तैयार हैं। आपके मन में जो बातें हो, जो सवाल हो, जो आप कहना चाहते हो, आपने अपने अपने सवाल जरूर सोचना। मेरा इतना निवेदन सबसे जरूर है कि आप जो सवाल पूछें उसमें सवाल पूछें, इंट्रोडक्शन बाकी कॉन्टेक्स्ट कम रखें जिससे ज्यादा लोगों की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आ जाएगी और उनको जवाब मिल जाएगा। हमारा माइक तैयार है। हमारा माइक तैयार है। मैं सबसे पहले जी आप अपना नाम और इंट्रोड्यूस कर दें। एंड आपको रजनीश जी को। राजीव सक्सेना, पर्यटन उद्यमी। माननीय अखिलेश जी, पर्यटन की राजधानी आगरा में आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार। आप हमारे बीच आए, वरना हम तो लखनऊ और दिल्ली से आदेश सुनते हैं और उन निर्देशों पर काम करते हैं। आज आप हमारे बीच में हैं। पर्यटन की पहचान, पर्यटन राजधानी की पहचान आगरा खोता जा रहा है और हम लोग बमुश्किल कोविड से उभरे और उम्मीद कर रहे थे कि सरकार हमारे साथ होगी, लेकिन जिस तरह हम उबर पाते और कोशिश करते, ये त्रासदी हमें झेलनी पड़ रही है कि अब विदेशी पर्यटन आगरा से गायब होता जा रहा है। जो विदेशी पर्यटन को प्रचार करने वाले विदेशों में कार्यालय थे वो सरकार ने बंद कर दिए। आपने उत्तर प्रदेश पर्यटन को हेरिटेज आर्क देकर एक नई पहचान दी, आगरा, बनारस और लखनऊ को जोड़ा। आगरा की ब्रांडिंग की मेरा आगरा से, हमें बर्ड फेस्टिवल दिया, चंबल जैसी घाटियों में आपने इको टूरिज्म दिया और उसकी बदौलत हम लोग आगे बढ़ रहे थे और पर्यटन उद्योग तरक्की कर रहा था। ताजगंज प्रोजेक्ट आज भी बेमिसाल है और जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं उन्हें सुगमता से शिल्पग्राम से ताजमहल तक जाने का और पश्चिमी गेट से आने का मौका मिलता था। तो अब वो विदेशी पर्यटक जो लगभग सीधा विदेशी निवेश $5,000 का भारत में करता है, अगर एक व्यक्ति आता है और 5 लोगों को सीधा रोजगार देता है, और उसके सहारे हमारे पचिकारी और जरदोजी के कलाकार जो पलायन कर रहे हैं और पहचान खोते जा रहे हैं, वो उम्मीद में है कि आप
दोबारा ऐसा कोई रास्ता हमें दिखाएंगे जिससे आगरा अपनी पुरानी पहचान और देश की राजधानी का गौरव दोबारा प्राप्त करेगा। तो हम सब आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे लिए कोई ऐसा योजना पर्यटन उद्योग के लिए लाएंगे जिससे वो दिन जो हम 2012 और 2017 के बीच में यहां पर देख रहे थे, आपने ट्रैवल मार्ट हमें दी थी, बर्ड फेस्टिवल दिया था, वो फिर दोबारा शुरू होगा और हम लोगों में दोबारा सांस आएगी और पर्यटन उद्योग रिहैबिलिटेट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजीव जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं। आप टूरिज्म से और आगरा के टूरिस्ट लोगों से बहुत सदियों से जुड़े हैं आप, और इस कारोबार को एक पॉलिटिशियन से बेहतर समझते हैं आप। जहां आपने हमारे पुराने कामों को याद दिलाया, मुझे याद है उस समय जब ट्विटर का अकाउंट नए नए खुल रहे थे, लोग नए नए अकाउंट खोल रहे थे, उस समय समाजवादी सरकार में मैंने खुद उस समय ताजमहल का ट्विटर अकाउंट खोला था। और जब ट्विटर अकाउंट खुला तो सबसे पहले एल्फे टावर का जो अकाउंट था उन्होंने स्वागत किया था। और नाइट व्यूइंग जब शुरू हुई थी, अगर आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट से विशेष परमिशन लेकर के जब नाइट व्यूइंग शुरू हुई थी, तो उस सबसे पहले उस बैच में मुझे भी जाने का अवसर मिला था। तो आगरा में कैसे नाइट इकोनॉमी या नाइट व्यूइंग के माध्यम से टूरिस्ट यहां रुक जाए, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। उस समय हमारी कोशिश थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो हमारे कई संस्थाएं हैं उनसे जुड़ करके काम करें। अगर कोई भारत सरकार नहीं मदद कर रहे या इस सरकार में बजट कम हुआ है, क्योंकि आगरा केवल शहर किसी दूसरी दिशा से नहीं देखा जाए, दूसरी तरीके से ना देखा जाए। हालांकि वो बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, हो सकता है वो बात अलग हो। सुना है कि कभी यहां मिर्जा गालिब रहे थे, उनका घर था यहां, और मिर्जा गालिब के घर को ही न जाने क्या बना दिया है। तो जब तक सरकार की दृष्टि नहीं होगी, सरकार अपनी पॉलिसी और बजट के माध्यम से नहीं बढ़ावा देगी, तो संभव नहीं है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि नए नए काम किए थे हम लोगों ने। आने वाले समय में टूरिज्म और टूरिस्ट आगरा में कैसे रुके, उस दिशा में जो भी आपके सुझाव होंगे, उन सुझावों को हम लोग पॉलिसी के माध्यम से लागू करने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। अगला सवाल। I am Akhilesh Dubey, come from a tourism fraternity. So my question is, is right now the UP's and national tourism policy is driven by one narrative, one story. So I think we need to change the stories. As far as Agra is concerned, Agra is trapped in a day trip economy, because जब तक टूरिस्ट रुकेगा नहीं तब तक यहाँ का MSME सेक्टर भी फैलेगा फूलेगा नहीं। हो क्या रहा है, गेस्ट आता है, ताज देखा, वापस गया, वो रुकता नहीं, तो MSME फलेगा फूलेगा। यही हमारी नेशनल लेवल पे देखा जाए, टूरिज्म वन नैरेटिव, टेम्पल टूरिज्म एंड कॉरिडोर टूरिज्म। आई थिंक वी हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस वन स्टोरी, वी हैव टू टेल अवर होल स्टोरी टू द नेशन एंड टू द एंटायर ग्लोब, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू चेंज अवर नैरेटिव्स। सो आई वांट टू आस्क यू, हाउ विल यू चेंज द नैरेटिव of UP and national economy also? So then we will be able to give the kind of relief to the MSME sector, because MSME is a backbone of this country and a national economy also. Thank you so much. That's fine. Thank you. मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि MSME को लेकर के आपने जो चिंता और आगरा को लेकर के जो चिंता व्यक्त की है, कारोबार को लेकर के, समय समय पे हम लोगों ने MSME के जो रिप्रेजेंटेटिव उनसे बैठक की है। हमारे साथ जो आलोक रंजन जी, वो जानते हैं कि MSME सेक्टर के तमाम हमारे साथी और आपके संगठन से जुड़े लोग, उन्होंने समय समय पर सुझाव दिया है। जिस तरह कहते हैं कि एक छोटी ईंट बुनियाद बनती है, वही बुनियाद है। MSME हमारी इंडस्ट्री और इकोनॉमी की बुनियाद है। अगर हम इसी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद हम जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। जहां हमारा कारोबार बढ़े, वहां हम आलोक जी से कहेंगे कि आप भी बताइए कि हम लोगों ने क्या बैठ करके तय किए हैं, और कई बार संस्थाओं के लोग हमसे मिले हम लोगों से।
जैसा सर बता रहे हैं, कई बार एमएसएमई सेक्टर के लोगों से बातचीत सर की होती रहती है, विचार विमर्श होता रहता है। और जब हम पिछली बार 12 से 17 के बीच में भी, इफ यू रिमेंबर, अच्छी एमएसएमई पॉलिसी लेके आए थे। इस बार ये आइडिया है कि नए इनपुट्स को लेते हुए जो अब आ रही हैं, समस्याएं, चुनौतियां आ रही हैं, उनको लेते हुए हमारा विजन है कि वी कम अप विद न्यू एमएसएमई पॉलिसी, बिकॉज वी नो कि सबसे ज्यादा रोजगार किसान के बाद एमएसएमई सेक्टर के द्वारा ही दिया जाता है। इनफैक्ट जो माइक्रो सेक्टर है, इसमें वो 97% एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो माइक्रो सेक्टर के विशेष एक सेल बना के, एक पैकेज बनाकर, और उसके लिए हम लोग नीतियां लाएंगे टू गिव देम वर्किंग कैपिटल सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, और सरकारी खरीद में प्रेफरेंस देना, ये सब चीजें, और उनको ऑनलाइन भी उनको लाना, और ई कॉमर्स से भी जोड़ना थ्रू सम कॉमन प्लेटफॉर्म। ये सब चीजें हमारे दिमाग में हैं जो एमएसपी सेक्टर के लिए करना चाहते हैं। बाकी आप लोग के जो इसमें विचार विमर्श होंगे या आपके आइडियाज आएंगे, उसको हम लोग Sir, one more point. Tourism is an experience-based economy. Because without an experience is given and driven by the local छोटा कारोबारी, जैसे आपका सुना है, जो बिल्कुल जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो ब्रैकेट में नहीं आते जीएसटी के में, जो 20 जो एमएसएमई का है, जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, वो उससे भी लेवल के नीचे लोग हैं। दे आर द ब्यूटी ऑफ दैट टूरिज्म एक्सपीरियंस ड्रिवन इकोनॉमी। सो आई थिंक वी नीड टू गिव देम अ डायरेक्ट सपोर्ट, जो है नहीं, जो कहते हैं ना वोकल लोकल टू वोकल। आई थिंक वी हैव टू बी वोकल टू द डायरेक्ट सपोर्ट टू द लोकल इकोनॉमी, जो ड्राइव करते हैं इस एक्सपीरियंस को। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वी एग्री विद दैट। जो लोकल उद्यमी है, जो छोटा हमारा कारीगर है, ऐसा सर ने कहा, अपनी स्पीच में भी कहा था, उसको उद्यमी बनाएंगे, उसको विल गिवन दैट काइंड ऑफ सपोर्ट कि वो एंटरप्रेन्योर बन जाए, उसका अपना विकास हो सके, तभी आपने जैसे कहा है कि पूरे सेक्टर का विकास हो पाएगा। ही इज द बेस। राइट नाउ द टूरिज्म इज ठीक है, नंबर्स, बिकॉज वॉल्यूम वैल्यू ड्रिवन नहीं है सर, वैल्यू ब्रेक हो चुका है डेस्टिनेशंस का। दिस इज वी नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट, देन वी विल एबल टू ड्राइव द, जो हम विजन लेके चल रहे हैं, तभी ड्राइव कर पाएंगे उस विजन बस, को। ठीक। वैल्यू चेंज उसमें ठीक है, मेरा सबसे निवेदन है अभिषेक सर, जहाँ आप जो सुझाव दे रहे हैं, तो छोटे कारोबारी के बात हम लोग इसलिए भी कर रहे हैं कि हमारी वो असली ताकत भी बनते हैं। मान लीजिए और छोटे कारोबार जो टूरिज्म से आसपास जुड़े रहते हैं, बड़े बड़े कारखाने तो हैं ही, लेकिन हमारी ताकत छोटे दुकानदार भी हैं, छोटे कारीगर भी हैं, दूध सब्जी बेचने वाले भी हैं, फल वाला भी है, कुल्फी वाला है, मूंगफली वाला भी है, दाल मोठ वाला भी है, आपके पेठे वाला भी है, आपका हार्डवेयर वाला भी है, कोई परचून की दुकान चलाने वाला भी है। तो कोशिश ये रहेगी कि कैसे हम सब लोगों को जोड़ करके जो हमारे कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, छोटे कारोबारी हैं, उनकी मदद कर सकें। थैंक यू सर। एक सवाल अगला इधर से ले लें, दिस साइड ऑफ द टेबल। हाँ, Namaste, sir. So this is Vardhan Dikshit from Mathura. So by profession, I am a software engineer, and right now I came back from America after spending 3 years there. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस तरह से हमने कोविड महामारी के दौरान देखा कि कितने सारे एमएसएमई बंद हुए बिकॉज दे वर रनिंग इन लॉसेस, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपकी सरकार आती है सत्ता में, तो उसके लिए क्या एक्शन ऑफ प्लान है आपका? क्योंकि बहुत जब हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं और चीजें बहुत बदल गई हैं, और इधर 10 साल में सरकारों ने जो काम किया है उससे बहुत कुछ बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियतें मिल रही हैं। हमारा एमएसएमई ना सफर करे। अगर हमारा नारा ये है कि हम वोकल फॉर लोकल हों, तो जब तक हम लोकल को सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हमें बजट भी देना पड़ेगा और सहूलियतें भी देनी पड़ेंगी और अधिकारियों का हस्तक्षेप करना पड़ेगा, तो उस दिशा में काम करेंगे जिससे हमारे एमएसएमई अपने आप खड़े हो सकें, क्योंकि वो उद्योग कारोबार करना चाहते हैं। उन्हें अगर सपोर्ट मिल जाएगा तो वो खड़े हो जाएंगे। एक रिहेबिलिटेशन, एक कंप्लीट रिहेबिलिटेशन पैकेज की हम लोग की सोच है, विजन है कि एक पॉलिसी बनाएंगे जो एमएसएमई सेक्टर सिक होता जा रहा है, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं है लोगों का, और काफी एमएसएमई सेक्टर मोर देन 1/3 has become sick because of that. You are all very well aware of that. Correct. उनको वापस लाने के लिए जैसा सर कह रहे हैं, हैंड होल्डिंग करेंगे एंड ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट देंगे थ्रू अ रिहेबिलिटेशन पैकेज एंड अ पॉलिसी। Yeah, that would be very good. Thank you. And my other question is on traffic. Okay. No issues. मेरा सबसे निवेदन है, एक सवाल पूछिए, बाकी लोगों को भी मौका मिल जाएगा राशिद जी सवाल पूछने का। Respected जी, sir. हाँ, उस साइड प्लीज। हाँ प्लीज। रेस्पेक्टेड सर, माई सेल्फ डॉक्टर उज्ज्वल यादव। सर, आगरा ताज नगरी के रूप में विश्वविख्यात है। सर, समाजवादी सरकार में बना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, मेट्रो, ताज महोत्सव,
आगरा से इटावा तक बना साइकिल हाईवे, सर इसने आगरा को एक नई पहचान और जोड़ने का काम किया है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, जैसे आपने कन्नौज में इत्र को विश्वविख्यात किया, वहां के कारोबारियों को फ्रांस भेजा जो वहां पे प्रशिक्षित होके आए हैं, सीख के आए हैं, क्या सर आगरा में पेठा कारोबारी के लिए आपका क्या विजन है? सर सेकंड क्वेश्चन, सर आगरा आसपास के जिलों में एक स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी भूमिका अदा करता है। काफी मथुरा आगरा के यहाँ के जो छोटे लोग हैं या जो हेल्थ में पीछे लोग हैं वो सुविधाएं लेने के लिए आगरा आते हैं। क्या आगे ऐसा कुछ विजन है जिससे आगरा की हेल्थ सेक्टर अच्छा हो, हेल्थ टूरिज्म बढ़ सके, हेल्थ प्रायोरिटीज बेस्ट हो? मैं धन्यवाद देता हूं आपको। इधर मैं देख रहा हूं आगरा में पिछले कुछ वर्षों से, क्योंकि मैं आगरा में बहुत बचपन से आ रहा हूं। जिस समय मैं पहले आता था स्कूल टाइम में, तो पंछी पेठा, मैं किसी को प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलर किसी का एम्बेसडर नहीं बन रहा हूं, लेकिन आगरा की एक पहचान थी कि पंछी पेठा ही की एक दो दुकानें हुआ करती थी। लेकिन इधर मैं देख रहा हूं कोई सड़क नहीं बची है जिस तरह पंछी पेठा की दुकान ना हो गई हो। मैं ये चाहता हूं कि अगर मैकडोनल्ड 200 देशों में अपना बर्गर बेच सकता है, पिज्जा हट कई सौ देशों में जा सकता है, तो हमारा पेठा जो इंस्टेंट एनर्जी देता है वो दुनिया के देशों में क्यों नहीं जा सकता? अगर हमें उस दिशा में विशेष, जिस तरीके से मॉडल्स बदल गए हैं, मैं देखता हूं कई जो बड़े बड़े फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन्होंने सेंट्रल किचन बना ली है और वो रिसर्च कर रहे हैं, फूड पे रिसर्च चल रही है, और अब तो एआई आ गई है तो और रिसर्च बेहतर हो सकती है। तो उस पेठे की पहचान को, क्योंकि हमारे किसानों से भी जुड़ा हुआ ये कारोबार है, उस दिशा में हम लोग काम करें। तो मैं ये समझ सकता हूं कि उन लोगों को भी आभास हो गया कि समाजवादी सरकार बनने जा रही, इसीलिए सब परफ्यूमरी प्लॉट ले लिए गए। Good afternoon, sir. And the question. Myself, Dhirendra Yadav. I have a question, sir. In your previous government, you have done many eco-friendly projects for the environment and for the development of the industries also. And you constructed the Gomti riverfront in the Lucknow, as well as you have done the beautification of the ghats in the Mathura also. So can we do the beautification of the Yamuna in Taj Mahal to sustain the tourism in Agra? मैं धन्यवाद देता हूं। यमुना को लेकर के आपने बहुत चिंता व्यक्त की, और केवल आप नहीं, हम सब लोग, जितने लोग हैं, जितने लोग नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को दे करके जाना चाहते हैं, वो सब चिंतित हैं कि हमारे शहरों में बहती हुई नदियां साफ सुथरी हों। यहाँ के बहुत सारे लोग दुनिया के तमाम शहरों को देखे होंगे, और उस समय आप देखते होंगे उन शहरों में आज भी नदियां साफ बह रही हैं। उन शहरों में भी कभी गंदी थी नदियां, लेकिन जो सरकार दावा करती थी कि हम गंगा को साफ कर देंगे, यमुनाओं को साफ कर देंगे, नदियों को साफ कर देंगे, उन्होंने नदियां नहीं साफ की, बजट साफ किया। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जो मॉडल गोमती रिवर फ्रंट का है, अंतोगत्वा वही अपनाना पड़ेगा कि कोई भी गंदा नाला, हमारी साफ सुथरी नदियां जो बह रही शहर के अंदर ना जाए। उसके लिए मॉडल जो हम लोगों ने तैयार किया था लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट का, जो 14 किलोमीटर का है, वो भविष्य में और बड़ा हो जाता, तो एक भी गंदा नाला उसके अंदर नहीं जा सकता है। और अगर पानी नदी में जाएगा शहर के, तो शहर के डाउन स्ट्रीम में जाएगा, और वो भी ट्रीटमेंट के बाद नदी में छोड़ा जाएगा, जिससे कि हमारी नदियां साफ हों। हम लोगों ने वृंदावन में काम शुरू कर दिया था,
लेकिन किसी कारण सरकार ने काम रोक दिया था। भविष्य में मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जहां में ये घोषणा पत्र में भी मैंने लिखा था, फिर लिखूंगा ये कि आगरा को और वृंदावन को यमुना के रिवर फ्रंट देने का काम करेंगे, जो सबसे एनवायरमेंट की या पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, रिवर्स को संरक्षण करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनसे भी सुझाव लेंगे कि अगर आप कुछ सुझाव दे सकते हैं नदियों को साफ करने का, वो हम लोग करेंगे। एग्जाम्पल है गोमती और वाराणसी की वर्णा, जो हम लोगों ने रिवर फ्रंट बनाए थे। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, जस्ट वन थिंग। मुझे याद है मैं चीफ सेक्रेटरी था सर के साथ उस समय, और एक एक नाला लखनऊ का सर ने काउंट करवाया था। तो पहले नगर निगम वाले कह रहे थे 28 नाले हैं, सर ने कहा नहीं उससे ज्यादा है। देन इट केम टू 37 नालाज, ईच एंड एवरी नाला वाज आइडेंटिफाइड और उसका फ्लो देखा गया था, और फिर कहा गया था ये कोई नाला नदी में नहीं गिरेगा, और एक इंटरसेप्टिंग ड्रेन के माध्यम से इट विल बी टेकन अवे ऑल दी सलेज। So we have all seen the kind of work was done by the SP government, and we are hoping that in the future also the government will form and do the eco-friendly work for the peoples of this state. नहीं, Thank you so much, बिल्कुल, sir. और Thank you. एनवायरमेंट और इको फ्रेंडली एक्टिविटीज को बढ़ावा देंगे हम। ठीक है, Thank you so much. लेडी देयर यहाँ पे, हेलो, इसके बाद मेरा नाम जेपी यादव है। मैं रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ कारोबारी हूं। मोहब्बत की नगरी आगरा में माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत है, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि सरकार बनेगी 2027 में, तो आवारा पशुओं पर कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिस कृषि से जुड़े हुए किसानों से कुछ फायदा मिल सके, क्योंकि एमएसएमई में जितने भी छोटे कारोबारी हैं उनमें सबसे बड़ा कृषि का योगदान बहुत रहता है, और लोकल जो सब्जी मंडी में जाती हैं कम पैदावार होती है, जिससे लोगों को महंगे में वो खरीदना पड़ता है सब्जी, और होटल इंडस्ट्रीज पे बड़ा प्राइस हाई हो जाता है। इससे मेरा अनुरोध है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि इस पे भी एक पॉलिसी बने जिससे आवारा पशुओं पे कुछ ऐसा बने और जिससे पैदावार को और अग्रिम ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। इसके बाद बोल देना अगला, हाँ। मैं सुझाव के लिए धन्यवाद देता हूं कि आवारा पशुओं की वजह से कई बार बहुत लोगों की जान भी गई है और एक्सीडेंट भी हुए हैं, और खेत तो होता ही है बर्बाद, लेकिन इधर सरकारों ने उसको बहुत अलग तरीके से माना है। इसके लिए ठोस कदम जो एक्सपर्ट हैं हमारे या साइंटिस्ट हैं और जो इस काम से धार्मिक रूप से जुड़े हुए लोग हैं, उनका सुझाव लेकर के हम लोग कोई ना कोई अच्छा काम करेंगे जिससे सेवा हो सके। मुझे याद है कि शंकराचार्य जी इस विषय पे लगातार कोशिश कर रहे हैं। अगर उन पे भी कोई सुझाव होगा तो उसको भी हम लोग जानकारी कर करके काम करेंगे, जिससे कि खेतीबाड़ी और एक्सीडेंट और किसी का नुकसान न हो। थैंक यू सर। इधर एक सवाल है, उसके बाद विल कम टू द लेडी देयर। पहले इधर आ जाइए। नमस्कार। आपने ताजमहल के पास कार्य किया, आज तक बहुत बढ़िया है, पर्यटक बहुत खुश होता है। इसके साथ साथ आगरा में जो एनजीटी ने आगरा को बर्बाद किया है, उसके लिए मैं चाहूंगा, प्रार्थना करना आपसे, जब सरकार बने, सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में सरकारी वकील खड़ा किया जाए, जो आगरा के व्यापारियों का एक संगठन बने, उनसे जानकारी ले आगरा में क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कह सके। आज हालात ये है, 1984 मिस्टर मेहता ने एक केस किया, वो केस आज तक चल रहा। एनजीटी में ये हाल है, किसी भी तरीके से होटल व्यवसाय आज हम खोलना चाहें, छोटी इंडस्ट्रीज खोलना चाहें, 20 कमरे के होटल खोलना चाहें, परमिशन नहीं है, क्योंकि हमारी स्थिति नहीं है। हम व्यापारी एक बढ़िया वकील करके सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो सके, क्योंकि मिनिमम फीस 20 लाख रुपए पर हियरिंग है। धन्यवाद। नहीं, मैं धन्यवाद देता हूं आपको, क्योंकि आपने बहुत जेन्युइन कंसर्न दिखाया है। कई बार बहुत सारे प्रोजेक्ट इसी कारण उलझ जाते हैं और हमारा यहाँ कारोबारी या व्यापारी परेशान रहता है। मुझे खुद याद है जब ताजगंज की केवल एक 500-600 मीटर की सड़क बनाने के लिए मुझे 2 साल लगे थे एनओसी लाने के लिए। तो इसमें जो
आपके पास अगर कोई सुझाव है, नोट है, वो तो मैं लूंगा ही लूंगा आपसे, आप दीजिएगा जरूर एक बना करके नोट। लेकिन देश के जो सबसे बड़े वकील होंगे, मैं उनको भी आपका नोट भेज दूंगा, जिससे कि भविष्य में जो संस्थाएं बनी है मदद करने के लिए, हमारी आपकी, हम आप जितने भी लोग बैठे हैं वो सब पर्यावरण का संरक्षण करना चाहते हैं, हम सब इको टूरिज्म पे बात करना चाहते हैं, हम सब नदियां साफ करना चाहते हैं, कूड़ा को सही तरीके से खत्म हो वो उस दिशा में काम करना चाहते हैं। लेकिन जो संस्थाएं बनाई गई हैं इन चीजों को सहूलियत देने के लिए, वो संस्थाएं सहूलियत नहीं दे रही हैं, वो हर काम को रोक रही हैं। इसलिए देश का जो सबसे बड़े वकील होंगे, हालांकि हमारी पार्टी से भी उन्हें राज्यसभा में भेजा है, अगर आप चाहते हैं उन्हें खड़ा करना तो उनसे भी मैं कहूंगा कि वो खड़े हों, नहीं तो पर्यावरण की दृष्टि से और पर्यावरण के जो सबसे बड़े वकील होंगे, अगर वो चाहोगे खड़ा करना तो सरकार की तरफ से समाजी सरकार में हम लोग खड़ा करेंगे। हेलो सर, मैं अवनींद्र यादव हूं। मैं प्रार्थना ये करना चाह रहा हूं आपसे कि आगरा से लगभग 80 से 100 किलोमीटर ये जिला पड़ता है दूर। अटल जी की जन्मस्थली भी है। वैसे तो वर्तमान सरकार में अटल जी के प्रति बड़ा श्रद्धा भाव है, लेकिन मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इतनी दूरी पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने से यदि कोई गर्भवती महिला अथवा कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इतनी दूरी चलकर जब तक आगरा पहुंच पाता है तब तक उसका देहांत हो जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि बड़ा एक कोई मेडिकल कॉलेज और बड़ा विश्वविद्यालय वहां पे बनाया जाए बाहा में, ताकि वहां के लोगों का जीवन यापन कायदे से चल सके और जीवन बच सके, सुरक्षित रह सके। ठीक है, धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद देता हूं। इनके सवाल का एक ही जवाब हो सकता है कि लखनऊ में बन रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका ट्रांसफर बटेश्वर कर दिया जाएगा। और आगरा का जो मेडिकल कॉलेज है वो सबसे पुराना और पहला मेडिकल कॉलेज सर, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना हो, सबसे पहला। मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं कि जिस तरीके से नेताजी जो समाजवादी पार्टी ने, हम लोगों ने सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, और सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी एक एग्जाम्पलरी इसलिए है कि उसका जो एक्ट बना है वो एम्स के बराबर डॉक्टर्स को सुविधाएं दी गई हैं। भविष्य में सरकारी मेडिकल कॉलेज को छोड़ करके डॉक्टर न जाएं, उनकी पे स्केल का सवाल हो या सुविधा का सवाल हो, वो हम लोग देंगे। और आगरा में जिस तरीके से फ्री इलाज वाला लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ का और सैफई में जो मेडिकल हॉस्पिटल है वो बनाया, उसी तरह आगरा का भी एक फ्री इलाज और दवाई के लिए मेडिकल कॉलेज को बनाया जाएगा। और आर्किटेक्चरली भी इतना सुंदर अच्छा बनाए कि लगे कि हाँ आगरा का ये मेडिकल कॉलेज है जो गरीबों को और आम लोगों को फ्री दवाएं और इलाज की सुविधा दे रहा है। अध्यक्ष जी नमस्कार, मेरा नाम सनी छाबड़ा है, मैं सराफा कमेटी से हूँ। सबसे ज्यादा जो मार हुई है हमारे कारोबार में हुई है, अभी मोदी जी ने भी हाल में कह दिया कि सोना नहीं खरीदे। हमारी कमर, जो छोटे व्यापारी हैं उनकी कमर तो जब नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई, तभी से टूटी पड़ी है। जो छोटा कारीगर है, जो छोटा व्यापारी है, छोटी लागत लगा के बैठा हुआ है, उसके साथ बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब रोजी रोटी के लिए भी दिक्कत हो रही है। कैसे हम अपने परिवार को पालें, कैसे हम अपने बच्चों की एजुकेशन दें। एजुकेशन लगातार महंगी होती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए 2027 में जब आपकी सरकार बने तो कुछ छोटे सराफा व्यवसायियों के लिए कुछ करना चाहिए। छोटे सराफा व्यापारी सर, ज्वेलरी, छोटे ज्वेलर्स। नहीं, इसीलिए हम लोगों ने इस बार टॉपिक भी यही रखा है कि छोटे कारोबार ही है हमारी खुशहाली की बुनियाद। तो उनके खुशहाली के लिए उनके कारोबार और उससे जुड़े हुए लोग, केवल वो लोग नहीं होते बल्कि पूरा परिवार जुड़ा रहता है, उसके लिए सहूलियत देने का काम हम लोग करेंगे सरकार बनने पर। एक लो माइक, अच्छा हाँ, द लेडी देयर प्लीज। मेरा नाम शाहिना है और मैं हेरिटेज और अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर में काम करती हूँ। क्योंकि ये थीम एमएसएमई पे है, बहुत सारे जो हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जरदोजी हो गया, पच्चीकारी हो गया, या फतेहपुर सीकरी में चिंदी दरियां बनती हैं, बहुत सारे ये जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स है वो
कम होते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा यूथ अब वो चीजें सीखना ही नहीं चाहता, क्योंकि फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं है उस चीज की। तो उस चीज को रिवाइव करने के लिए आपको क्या लगता है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं और सरकार कदम उठाएगी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द यूथ कंटिन्यू टू बी लिंक्ड टू द सेक्टर एंड दे कंटिन्यू लर्निंग द स्किल? थैंक यू। ये जैसा कि सर ने बहुत पहले भी पिछले 12 से 17 के बीच में भी किया था, ग्लोबल मार्केट से जोड़ने का प्रयास किया था यहाँ के हैंडीक्राफ्ट और आर्टिजन्स को। इनफैक्ट मेनी ऑफ द टॉप ब्रांडेड कंपनीज को बुलाया था लखनऊ में, उनके साथ भी मीटिंग हुई थी, उन लोगों ने अपनी डिजाइन दी थी, आइडियाज दिया था, और ये विचार था कि जो हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है उसको हम ग्लोबल मार्केट से जोड़ सकें। आई थिंक दिस इज द ओनली वे, अदरवाइज तो यूथ छोड़ ही देगा उसको। वो उस हुनर को बनाए रखना बहुत जरूरी है, तो स्किल डेवलपमेंट भी करना है उसका, एंड उनकी इनकम लेवल बढ़े, देन दे विल स्टे देयर। दैट विल ओनली हैपन इफ दे आर लिंक्ड टू द मार्केट आउटसाइड, वेयर दे गेट बेटर वैल्यू फॉर दे प्रोड्यूस। और मैं आपसे जोड़ना चाहता हूं, मुझे याद है कि आपको याद होगा कि उस समय फ्रेंच की कई डिजाइनिंग कंपनी के बड़े लोग आए थे, और उनके जो एजेंट्स बोले या उन कंपनी को सपोर्ट करने वाले लोग, तो लखनऊ में पहला अर्मिस का हम लोगों ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलवाया था, क्योंकि जिसमें कारीगर को ट्रेन कर सकें, उसको अपग्रेड कर सकें, क्योंकि कारीगर के पास हुनर तो है, लेकिन अगर उसको ट्रेनिंग और अच्छी मिल जाए तो वो और बेहतर काम कर सकता है। तो जब तक उसमें जो आप कह रहे हैं कि वायबल ना हो, तो सरकार को सपोर्ट करने के लिए उसके लिए अलग से कॉर्पस फंड अगर बनाना पड़ेगा, तो हम कारीगरों के लिए और उस काम को करने के लिए अगर ट्रेनिंग भी देने पड़ेगी तो कॉर्पस फंड क्रिएट करेंगे। क्योंकि मुझे याद है अभी जो पिछले गाजियाबाद में हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, तो वेस्टर्न यूपी के किसान और हमारे ईस्टर्न यूपी के और सेंट्रल के अक्सर उनका पेमेंट नहीं होता है गन्ने का। तो उस समय हम लोगों ने तय ये किया कि कॉर्पस फंड क्रिएट करेंगे, जिससे किसानों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर उनके गन्ने का भुगतान हो जाएगा, उनके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। इसी तरह हमारा, क्योंकि यूपी हब है हैंडीक्राफ्ट्स का, यूपी सबसे अच्छे कारीगर हमारे जरदोजी के हैं, हमारे सबसे चिकनकारी करते हैं, सबसे अच्छी डिजाइन के काम होते हैं, छपाई का काम बहुत अच्छा होता है। इटावा में भी एक बहुत सारे काम जो, क्योंकि उसमें वायबिलिटी नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, कारोबार नहीं, कोई खरीद नहीं रहा, नई पीढ़ी जुड़ नहीं रही है, तो इसलिए उनको हर तरह का सपोर्ट, उनको टेक्नोलॉजी का, पोर्टल का, या उनको कैसे हम मदद करें, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। थैंक यू सर। माइक। सर, मैं सिद्धांत जायसवाल। सर, बनारस और आगरा चूंकि पर्यटन नगरी जुड़ी है, यहाँ पे एक उद्योग बनारस से आता था, पत्थर का हाथी बनता था, उसके बीच में हाथी का बच्चा होता था। उस उद्योग से जुड़े बहुत से कारीगर ऐसे हैं जिनको उस पाउडर की वजह से, बनाने की वजह से उनको रोग हो जाता है। तो मेरा सुझाव है कि सर उनके लिए जो पत्थर उड़ता है, एक इंडस्ट्रियल एरिया में उनको जगह दी जाए और उनको उस तरह से छूट दी जाए। उनको जो मशीनें आती हैं उनको अगर देंगे तो बहुत एक बड़ा मोहल्ला पत्थर पट्टी के नाम से जाना जाता है बनारस में, और वहां से जुड़ के वहां से यहाँ आता है, और उनको पत्थर ले जाने में बहुत दिक्कत होती है वहां। तो उस पर मैं चाहूंगा कि सरकार सोचे और काम करे। ठीक है सर। हाँ, नहीं, ठीक है सुझाव आपका, उसको क्योंकि उनकी मदद से ही हमारा कारोबार बढ़ सकता है। उनको हर तरह की मेडिकल और इकोनॉमिकली उन सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारी कारीगर और कारोबार बढ़ेगा। माननीय जी, सादा चरण स्पर्श राहुल निगम, आपने जैसा भी बताया और कहा कि आगरा के मजदूरों को उठाने के लिए कि गांधी पार्टी सरकार बनने पे उत्तर प्रदेश में पहली बार, देश के कई प्रदेशों में से हो चुका है पर प्रदेश में नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश चर्मकला बोर्ड बनाने से कुटीर उद्योग को बहुत उठान मिलेगी, और जो छोटे स्तर का व्यापारी है जो मजदूरी कर रहा, वो एक व्यापारिक स्थिति में आ पाएगा। और उसके साथ साथ आपने जैसे छोटे गरीब कमजोर मजदूर की जो बात की कि जहां पर भी मजदूर जाना है, एक मजदूर का सर सपना होता है कि मेरा बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। आपका जो सोच है, जो विजन है, आज के समय में भारत देश के अंदर आपकी डेवलपमेंट थिंक के लेवल में कोई लीडर नहीं है और न ही डिबेट कर सकता, ये आम आदमी को विश्वास है। उसके लिए ये सराहनीय काम है बहुत बड़ा। आपने एक बहुत छोटे मजदूर के लिए सोचा
कि उसका बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़े। एक मजदूर का सर सपना सर कि वो सीबीएसई में पढ़े, ऐसी में पढ़े, और जो हाईटेक आज के में ऐसी क्लासेस हो, और आपने इसे कहा कि फ्री, तो ये एक सपना है उस मजदूर को, उसको आपने देखा और आप ये पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास लगाते हैं। और आम आदमी को विश्वास ही है। मैं धन्यवाद देता हूं आपके सुझाव के लिए कि आप चाहते हैं कि जो बात हम लोग कह रहे थे कि मजदूर और जो छोटे कारीगर हैं उनके बच्चों को भी इंग्लिश, सीबीएसई या आधुनिक पढ़ाई जो है उससे जोड़ा जाए। हम लोग आपको भरोसा दिलाते हैं, सरकार में भी हम लोगों ने काम शुरू कर दिए थे बोर्डिंग स्कूल बनाने का। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आधुनिक स्कूल उनके बच्चों के लिए भी बनाएंगे, जिससे आज के समय के हिसाब से उनकी पढ़ाई हो सके। हम लोगों को विश्वास है कि आपने अगर कहा है तो आप करेंगे, क्योंकि आपकी करनी और कतनी में अंतर कभी नहीं रहा। ये हमने 2012-17 में देख लिया, जो विकास आपने 5 साल में किए, ये विकास एक हिस्ट्री अपने आप में थी जो नहीं पूरी कर सकी, उसको आपने पूरा किया। उसके साथ साथ आपने एक जो बड़ी बात कही, फिरोजाबाद में ईएसआई हॉस्पिटल हाईटेक, वहां पे ईएसआई हॉस्पिटल की बड़ी दिक्कत थी, इसमें बंद भी हो गया क्योंकि व्यवस्था चरम हो चुकी थी, गिर चुकी थी। पर आपने ऐसा कहा कि हाईटेक ईएसआई हॉस्पिटल बनाएंगे, ये बहुत बड़ा काम होगा और ये अपने आप में एक उत्तर प्रदेश की नजीर होगा जो समाजवादी पार्टी ही पूरा करेगी, और ये हम लोगों को विश्वास है कि आप ही पूरा कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद सर। नमस्कार, मेरा नाम सुमित विभव। सर, मैं छोटा जो कारोबारी क्यों हो रहा बर्बाद, जो आपका आज का विषय है, उसके ऊपर एक जनरलाइज्ड सजेशन देना चाहता हूं। सबसे पहले तो सर, छोटे जो व्यापारी है उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है डिपार्टमेंटल उत्पीड़न। तो अगर हमारे घोषणा पत्र के अंदर कुछ इस तरीके की घोषणा हो जिससे कि उसको ये विश्वास हो सके कि अब हमारे ऊपर डिपार्टमेंटल उत्पीड़न कम होगा, विशेष तौर पर जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, पहले किसी जमाने में सेल टैक्स का बहुत प्रेशर हुआ करता था, फिर वैट का हुआ, अब आजकल जीएसटी का है, तो उसका कोई उनके ऊपर उनको उससे घबराहट होती है। दूसरा, उनकी जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो उनका जो मेजर ओवरहेड है वो इलेक्ट्रिसिटी होता है, और इलेक्ट्रिसिटी में भी आजकल जो फिक्स चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो क्या ऐसा कोई घोषणा हो सकती है जिससे कि जो छोटा व्यापारी है उसको उसके ओवरहेड्स में कहीं कटौती मिल सके किसी तरीके से, विशेष तौर पर इलेक्ट्रिसिटी के मुतालिक? सर, एक छोटा सा तीसरा, सर, आपने महिलाओं के बारे में जो बात की थी, तो इस वर्ग के अंदर महिलाएं आगे करना चाहती हैं क्योंकि उनको भी अपने जीवन यापन के अंदर अपने परिवार में किसी तरीके से योगदान दे सकें। तो उसमें अगर महिलाओं का कोई विशेष इंसेंटिव हो सके, उनका कोई अगर नया कारोबार स्टेब्लिश करते हैं तो उनके लिए कुछ हो सके। और आखिरी सर, एक जो गांवों के अंदर समस्या है, जो लैंड ट्रांसफर्स होते हैं, जो पुश्तैनी लैंड ट्रांसफर्स होते हैं, उसके अंदर से बहुत समस्या आती है उन्हें, तो उसके अंदर कोई अगर कोई छूट मिल सके या कोई सुझाव मिल सके। समाजवादी सरकार बनेगी तो कागजी झंझटों को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा, और कागजी झंझटों को खत्म करेंगे जिससे सहूलियत मिले। साथ ही आपने लैंड ट्रांसफर को कहा है कि उसमें भी बहुत परेशानी होती है, उस दिशा में भी कई जगह इस विभाग में बहुत अच्छा काम हुआ है। तो उन जगहों पे किस तरीके से किया है कि आसानी से पेपर ट्रांसफर हो जाए, टाइटल ट्रांसफर हो जाए, रजिस्ट्री में सुविधाएं, वो दिशा में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इधर महिलाओं के लिए भी सर ने अनाउंस किया ही था कि महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए विशेष पॉलिसी पैकेज जो है वो लाया जाएगा, जैसा आपने इंगित किया है फॉर द विमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो उसके लिए तो विशेष प्रयास सर ने इस स्पीच में इस बात को दिया। और हैरेसमेंट जो आपने कहा इंस्पेक्टर राज या हैरेसमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर्स या टैक्सेशन ऑफिसर्स इन पर्टिकुलर, उसमें पूरा स्टेप्स लिए जाएंगे कि इसको टेक्नोलॉजी का यूज करके कितना इसको सरलीकरण कर दिया जाए, सो दैट वन डज नॉट हैव टू गो टू द ऑफिस फॉर गेटिंग देयर ग्रीवेंसेस रिड्रेस्ड, और वो हैरेसमेंट किसी तरीके का इसमें ना होने पाए। मैं डॉक्टर हिमांशु यादव हूं, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं आगरा में। मैं अपने क्षेत्र से रिलेटेड बात ही करूंगा, हेल्थ से रिलेटेड। हम सब लोगों को पता है कि सरकार ने एक योजना चल रही है जिसमें 5 लाख रुपए तक की फ्री इलाज होता है, लेकिन उस योजना में एक बहुत बड़ी त्रुटि है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। वो त्रुटि ये है कि मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूं,
अगर आप में से इस कमरे में किसी को भी हार्ट अटैक अभी पड़ जाए और आप पास वाले अस्पताल में जाएं और अपना कार्ड दिखाएं, ये मेरा सरकारी कार्ड है, मेरी तुरंत एंजियोप्लास्टी होनी है, किसी भी हालत में नहीं हो सकती, उसमें इलाज में डिले होगा। और हमको पता है कि हार्ट की बीमारी, न्यूरो की बीमारी, इनमें अगर देरी से इलाज हुआ तो उस इलाज का लाभ नहीं होता। जैसे हमारे केस में पहले मरीज भर्ती होगा, एंजियोग्राफी होगी, फिर उसकी रिपोर्ट, इको की रिपोर्ट पोर्टल पे अपलोड होगी, फिर वहां से वो वहां पे कोई पढ़ेगा, अगले 6 से 24 घंटे में रिप्लाई करेगा कि हाँ आगे बढ़ो। तब तक तो जो नुकसान होना था वो हो चुका। तो हमको इस टाइम डिले को समझना है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का इलाज भी मुफ्त मिल गया, लेकिन टाइम डिले हो गया तो लाभ नहीं मिला। मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद देता हूं। ये जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है, मुझे याद है कि इसी तरह की घटना एक लखनऊ में हुई थी, लोहिया इंस्टीट्यूट में, लोहिया हॉस्पिटल में, और जो डॉक्टर थे वो कार्डियोलॉजिस्ट थे, और एक रिक्शे वाला किसी एक व्यक्ति को जिसको हार्ट अटैक हुआ था उसको लेकर के वो आया अस्पताल में। तो खैर डॉक्टर्स ने एडमिट किया, लेकिन बाद में पता लगा जो लेकर के आया था रिक्शे वाला, उसको भी हार्ट अटैक हो गया। तो मुझे याद है कि डॉक्टर उस समय भुवन तिवारी थे, और क्योंकि उनसे सीधा संपर्क था तो उन्होंने फोन किया ऑफिस को और कहा कि इस तरह की बात हो गई तो हम क्या करें। तो ऑफिस ने यही कहा कि आप तुरंत इसका इलाज करिए। और जब समाजवादी सरकार थी तो सभी बड़े मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स को 5 करोड़ रुपए अलग से दिए जाते थे, जिसमें डायरेक्टर या प्रिंसिपल अपने स्तर पे तय कर सकता था किस मरीज को देना है। तो भविष्य में कि एक फंड ऐसा हो, डॉक्टर्स के पास हो, उस इंस्टीट्यूशन के पास हो, कि अगर उसे तुरंत फैसला लेना है, तुरंत इलाज करना है, तो उस फंड को इस्तेमाल कर करके उसका इलाज कर दे, जिससे उसकी जान बचाई जा सके। और समाजवादी सरकार में उसकी जान बची, क्योंकि फंड था इंस्टीट्यूशन के पास, 5 करोड़ रुपए दिए जाते थे, डॉक्टर्स आपस में तय कर लेते थे और गरीबों का इलाज कर देते थे, सुविधा देते थे। गुड आफ्टरनून सर। फिरोजाबाद श्री जी, फिरोजाबाद। ठीक है, बताए। फिरोजाबाद माइक दे दें आपको, राशिद ने कहा है माइक दे दें, माइक जहां भी हो यहां दे दें। फिरोजाबाद। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मैं आपसे कई तरीके के प्रश्न पूछूंगा, आज समय है, थोड़े समय में कुछ बातें अच्छी होंगी। फिरोजाबाद 200 साल पुराना कांच का फैक्ट्रियां लगी, कांच का उद्योग बने वहां से। सबसे पहले चूड़ी का काम हुआ और आज तक चूड़ी का काम हो रहा है, लेकिन चूड़ी के जो कारीगर हैं, जो हस्तशिल्पी हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। आप उनका निदान कैसे करेंगे? दूसरा नंबर यह है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम सब प्रयासरत रहते हैं, लेकिन हमको अभी काम नहीं मिलते हैं। नंबर एक बात यह है कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर अच्छे नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है। जहां से हमको डिजाइनिंग, जहां से हमारी डाइयों के मशीनरी वगैरह, केमिकल वगैरह का एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस होना चाहिए, जहां से ये सारी फैसिलिटी मिले। हम आपको यकीन दिलाते हैं। और सर, वर्कफोर्स को ट्रेंड करने के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, जिससे कि हमारा गिलास विश्व में बिके। हम इंडिया में केवल फिरोजाबाद है जहां पर गिलास का काम होता है। तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कैसे दूर करेंगे। दूसरा ये है कि 1996 से जब से गैस मिली है, तब लिमिटेड आदमियों को गैस मिली थी। 1996 से आज तक कोई नई फैक्ट्री नहीं बन पा रही है गैस के बिना। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप उनका काम कैसे करवाएंगे सर? मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने